देखिए, आज हम आपको 18वीं लोकसभा के जो चुनाव हुए 2024 में उसकी मोटी मोटी जानकारी देना चाहते हैं। और ये जो जानकारी है वो किसी प्रतियोगी अभ्यर्थी के लिए ज़रूरी नहीं है, वो भारतीय किसी भी आम नागरिक के लिए भी ज़रूरी है। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी चुनाव आता है भारत में तो एक त्यौहार की तरह आता है। और जो कि भारत का सबसे बड़ा चुनाव है लोकसभा का, जिससे प्रधानमंत्री का चयन होता है, देश की सरकार का चयन होता है, उसके बारे में जानना तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है? अच्छा, इस जो नॉलेज को अगर कोई अभ्यर्थी अपने पास रखता है तो डेफिनेट किसी भी एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन सही होने के चांस भी रहते हैं। इसको हम कॉमन वे में पढ़ेंगे। आपको देख रहा होगा 18वीं लोकसभा चुनाव 2024। आपसे पूछा जा सकता है कि जो चुनाव हुआ वो कितने चरणों में हुआ, तो आपको ध्यान रखना है कि जो चुनाव हुआ है वो 7 चरणों में हुआ है। कितने चरणों में? 7 चरणों में। आपसे पूछ सकता है कि जो 18वीं लोकसभा का चुनाव है वो किस तारीख से और किस तारीख के बीच में हुआ, तो 19 अप्रैल से 1 जून 2024 के बीच में हुआ। छोटी सी जानकारी और दे दूं, लोकसभा चुनाव जो होते हैं, हमारी जो देश की संसद है उसके 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा होता है, एक लोकसभा होता है। लोकसभा में जो चुनाव होते हैं वो प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होते हैं। प्रत्यक्ष मतदान किसको कहते हैं? जिसमें प्रत्येक व्यक्ति चुनाव में भागीदारी रखता है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, पंची का चुनाव हो, सरपंची का चुनाव हो, चाहे विधायक का चुनाव हो, चाहे लोकसभा के सदस्य सांसद का चुनाव हो, जिसमें हम अपना जाके वोट डालते हैं, भागीदारी देते हैं, उसे प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। तो ये जो 19 अप्रैल से 1 जून तक 2024 तक ये चुनाव हुए। सबसे बड़ी बात, भारत की लोकसभा की जो वर्तमान में सीट संख्या है वो 543 है। ये भी प्रत्येक अभ्यर्थी को या प्रत्येक नागरिक को पता होना चाहिए कि भारत में जो लोकसभा है उसमें 543 सीट हैं। और जो चुनाव हुए अब की बार वो 542 सीटों पर हुए, यानी कि एक सीट पर चुनाव नहीं हुआ। उसका कारण क्या है? देखिए, सूरत से एक सीट है और सूरत की सीट पर एक व्यक्ति है मुकेश कुमार दलाल, जो कि बीजेपी का उम्मीदवार है। उसने वहां, उसके सामने कोई भी विपक्ष का उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ। इसका मतलब वो निर्विरोध खड़ा हुआ। अब जब कोई व्यक्ति निर्विरोध खड़ा होता है तो उसको ही जीता हुआ मान लिया जाता है। जब कोई व्यक्ति निर्विरोध खड़ा हुआ तो वहां चुनाव कराने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो 543 में से जो भारत में चुनाव हुए वो 543 सीटों पर हुए। अगली बात करते हैं, हमारे पूरे भारत में मतदाता, देखो मतदाता कौन होते हैं? जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर होती है। 18 वर्ष से नीचे जो बच्चे होते हैं उनको हम मतदाता की सूची में नहीं गिनते हैं। तो भारत में लगभग औसत, आपसे कोई पूछता होगा कि भारत में जनसंख्या कितनी है? विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत ही है, चीन को पछाड़ दिया है। लगभग 1.40 करोड़, यानी कि 1 अरब 40 करोड़ की आबादी भारत में है, जिसमें से मतदाताओं की संख्या है 98.8 करोड़। लगभग 1 अरब जनसंख्या 18 वर्ष से ऊपर है जो वोट डालने के लिए तैयार है। देखिए, तो पुरुष जो मतदाता हैं उनकी संख्या है 49.7 करोड़ और महिला मतदाता हैं उनकी जो जनसंख्या है 47.1 करोड़। ये ध्यान रखने की बात है। हालांकि यहाँ से एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। पूछा क्या जाएगा कि इस पूरे जो मतदाता हैं उनमें से कितने लोगों ने इस चुनाव में वोट डाला। तो मतदान प्रतिशत आपसे पूछा जा सकता है 65.79। इतना प्रतिशत लोगों ने मतदान किया। ये वेरी मोस्ट सवाल मान लो, अगर क्वेश्चन आया करंट जीके से और 18वीं लोकसभा से तो यहां से बनने के पूरे चांस हो जाते हैं कि 65.79% लोगों ने मतदान का प्रयोग किया। अब बात करें साहब, इस जो चुनाव है इसमें राष्ट्रीय आइकन का जो दर्जा मिला था, जो चुनाव आयोग देता है, वो सचिन तेंदुलकर को राष्ट्रीय आइकन बनाया गया। राष्ट्रीय आइकन का मतलब होता है एक मोहरा, टैगलाइन। आपने देखा होगा जब चुनाव आया तो बहुत सारे पोस्टरों पर एक चीज लिखी आई, चुनाव का पर्व, देश का पर्व। और मैंने बताया कि जो भी चुनाव, देश का सबसे बड़ा चुनाव जो भारत में होता है, त्योहार की तरह मनाया जाता है। ये टैगलाइन चली है, चुनाव का पर्व, देश का पर्व। इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब बात करें सब सर्वाधिक मतदान कहाँ हुआ। देखिए,
एजुकेशन में सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत है वो लक्षद्वीप का माना जाता है, लक्षद्वीप और केरल। और जहाँ एजुकेशन ज़्यादा होगी वह निश्चित रूप से मतदान भी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि लोग समझदार रहते हैं, वोट का प्रयोग करते हैं। और मैं भी आपसे कहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को मतदान का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी सरकार बनती है। और जो व्यक्ति मतदान का प्रयोग नहीं करता उसको राजनीति में बोलने का कोई अधिकार भी नहीं होना चाहिए। सर्वाधिक मतदान लक्षद्वीप में हुआ। परसेंट लेवल देखो, 100 व्यक्तियों में से 84 लोगों ने वोट डाला, बहुत अच्छी बात है। न्यूनतम मतदान की बात करें तो बिहार में आपको पता है क्या स्थिति है एजुकेशन की, शिक्षा की। शिक्षा कम है, जो लोग बाग नहीं जानते मतदान का क्या पावर है, वहां भी परसेंट 56%, बहुत अंतर है। 84 और 56 में बहुत अंतर है, ये थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। इंपॉर्टेंट सवाल ये भी बन जाता है। वोट डल गया साहब, अब बात करते हैं साहब मतगणना। इसकी डेट आप याद रख लें, 4 जून 2024 को मतगणना हुई। जो भी हमने वोट डाला उसकी काउंटिंग हुई, और इस काउंटिंग में सबसे बड़ी पार्टी जो आई वो बीजेपी आई, भाजपा। इसकी 240 वोट आई। मैं आपको यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि भारत में अगर स्पष्ट बहुमत चाहिए तो हमें 272 सीट चाहिए। कितनी चाहिए? 272 सीट। 543 में से 272 सीट चाहिए स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने के लिए। अब बीजेपी की आई 240, यानी कि 272 से कम है, और कम है तो इसका मतलब दूसरी पार्टी से हमें समझौता करना पड़ेगा, और इसी समझौते को पॉलिटिकल साइंस की भाषा में गठबंधन कहा जाता है। और कांग्रेस जो है उसको मिली 99 वोट, ठीक है, बहुत कम। हालांकि पिछली जो लोकसभा के जो चुनाव थे उससे तो बहुत ज़्यादा मिली, लगभग 55 सीट पहले मिली थी। शपथ समारोह जो हुआ था वो 9 जून को हुआ था, इसकी भी डेट याद रख लें। 4 तारीख को मतगणना हुई, 9 तारीख को 9 जून को शपथ हो गई। शपथ कौन क्या है इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, मोदी जी ने अब की बार लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त किया, लगातार तीसरी बार। 2014 से वर्तमान तक मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं, भारत में सर्वाधिक समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लगभग 17 वर्ष, 16 वर्ष 286 दिन का उनका रिकॉर्ड है, जो अभी नहीं टूटा है, और हो सकता है टूट भी सकता है। तो तीसरी बार पूछ सकता है आपसे, जो मोदी हैं वो कहाँ से चुनाव लड़ते हैं, तो वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं। और इनके सामने जो उम्मीदवार था लड़ने वाला, उसका नाम है अजय राय, इनको हराया था मोदी जी ने। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब कुछ बातें हैं ये भी आपको ध्यान रखनी है। देखो, इस पूरे 542 सीटों पर जो चुनाव हुआ उसमें सबसे युवा सांसद, भाई लोकसभा में जो व्यक्ति जाता है उसको सांसद कहते हैं, एमपी कहते हैं, उसमें सबसे युवा सांसद आया पुष्पेंद्र सरोज। ये कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से जीत के आया। कोई आपसे पूछ ले कि इसकी उम्र कितनी है, तो इसकी उम्र है 25 वर्ष 3 माह। और मैं आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु एक वीडियो में बता चुका हूं, 25 वर्ष होती है। यानी कि 25 वर्ष का व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, 30 वर्ष का व्यक्ति राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है, 35 वर्ष का व्यक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल का चुनाव लड़ सकता है। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। और इस व्यक्ति की, पुष्पेंद्र सरोज नाम से जो व्यक्ति है, वो 25 वर्ष 3 माह का सांसद बन गया, तो इसको सबसे युवा सांसद कहा गया है। तो जब युवा की बात हो गई तो बात बुजुर्ग की भी होनी चाहिए। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति TR बालू, ये तमिलनाडु से लड़ते हैं, तमिलनाडु से लड़ते हैं। इनकी उम्र है लगभग 83 वर्ष, 83 वर्ष, 83 वर्ष के बुजुर्ग हैं। और इन्होंने जितने भी 542-43 सदस्य हैं उनमें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं TR बालू। अब और बात करते हैं, इस पूरे चुनाव में सर्वाधिक वोटों से जीतने वाला व्यक्ति कौन है। देखिए, सर्वाधिक वोटों से विजेता शंकर लालवानी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शंकर लालवानी इंदौर से जीते हैं और 11.72 लाख वोटों से जीते हैं। अंतर है इतना, तो 11.72 लाख वोटों का अंतर है। न्यूनतम की बात कर लें कि इस पूरे चुनाव में सबसे कम वोटों से किसकी जीत हुई है, रविंदर दत्ताराम बाईकर, इसका पूरा नाम है, मैं भूल गया हूं, रविंदर बाईकर। और ये मुंबई, पश्चिमी मुंबई से इन्होंने चुनाव जीता, और ये मात्र 48 वोटों से जीते हैं। बहुत कम होती हैं 48 वोटें।
सरपंची पंची के चुनाव में अंतर पड़ता है, जबकि लोकसभा क्षेत्र तो बहुत बड़ा होता है। यानी कि एक परिवार भी अगर दूसरी तरफ वोट डाल देता तो ये व्यक्ति हार जाते हैं। ठीक है, मोदी जी का हो गया। अब बात करें साहब 543, ये सबसे वेरी मोस्ट सवाल मानूंगा मैं, मोस्ट सवाल है, इस पूरे चुनाव में महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी रही? यानी कि 543 जो सांसद हमने जिता के भेजे हैं उनमें 74 महिला जीत के आई हैं, बहुत कम है औसत। हम ये कहते हैं कि महिलाओं को हम बराबर का दर्जा दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव में भागीदारी बहुत कम है। लोकसभा से पूरा देश चलता है। इस 550 लगभग व्यक्तियों में से मात्र 74 महिलाएं लोकसभा में बैठती हैं, जीती हैं, और इनका प्रतिशत निकाला जाए तो 13.62% इनकी हिस्सेदारी है। प्रोटेम स्पीकर की बात करें, देखो दो तरीके के स्पीकर होते हैं। स्पीकर मतलब अध्यक्ष, एक होता है प्रोटेम स्पीकर, इसको अस्थायी अध्यक्ष कहते हैं। जब सभी लोग लोकसभा में जीत के पहुंच जाते हैं तो वहां पर 1 या 2 दिन के लिए एक अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। चुनाव का मतलब, अच्छा, चुनाव वरिष्ठता के आधार पर होता है। जो व्यक्ति सबसे ज्यादा बार जीत के आता है उसको कह देते हैं भैया आप 1-2 दिन के लिए कुर्सी को संभालो, उसी को हम प्रोटेम स्पीकर के नाम से जाना जाता है। अब की बार जो 18वीं लोकसभा में बनाए वो भर्तहरि मेहताब, ये उड़ीसा से कटक की सीट से जीत के आए और इनको प्रोटेम स्पीकर बनाया। इनका काम क्या है साहब? इनका काम ये है, जितने भी, यानी कि जो स्पीकर का पद होता है वो ऊंचे पे होता है, बाकी सभी सदस्य नीचे बैठे रहते हैं। इस व्यक्ति का काम है उन सभी सदस्यों को शपथ दिलाना, जो जीत के आए हैं उनको शपथ दिलाना, एक तो काम। अच्छा, इनका काम 2 दिन का है, इसलिए अगले 5 साल के लिए एक परमानेंट अध्यक्ष का चुनाव करवा देना। ये 2 काम है प्रोटेम स्पीकर के। आसान भाषा में समझाऊं तो ये 2 काम है प्रोटेम स्पीकर के। संसद के सदस्य, लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलवाना, और जो लोकसभा अध्यक्ष है, स्पीकर है, उसका चुनाव करवाना। और जैसे ही ये काम हो जाता है ये वापस अपनी सीट पर चला जाता है। तो इसका ध्यान रखना है। भर्तहरि मेहताब ये कटक उड़ीसा से आए हैं। अध्यक्ष आप सबको पता है, राजस्थान का सौभाग्य है कि ओम बिरला जी लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बनने, कोटा बूंदी से जीत के आते हैं सांसद। और ये अब की बार बहुत सौभाग्य की बात थी कि लोकसभा में भी अध्यक्ष राजस्थान से है, और राज्यसभा में भी राजस्थान से अध्यक्ष, जो कि जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति थे, हालांकि अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति बन गए वर्तमान में। विपक्ष का नेता आपसे पूछ ले कि लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन है, इसके बारे में बात कर लें। देखिए, लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए टोटल सीट का 543 का 10% चाहिए, तब बनेगा साहब विपक्ष का नेता। और आपको पता है कोई भी सरकार चलाने के लिए विपक्ष का नेता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार की जो भी नीति हैं उनको अच्छी तरीके से उजागर करने में, तर्क करने में, उनकी सही तरीके से गाइडेंस करने में विपक्ष के नेता का बहुत बड़ा हाथ होता है। हमारा दुर्भाग्य है कि पिछली लोकसभा में कोई भी विपक्ष का नेता नहीं था, क्योंकि 543 का 10% आना बहुत जरूरी है। अब 10% कितना होता है? लगभग 55 सीट मान लें। अब आप देखो 17वीं लोकसभा में 55 सीट आई नहीं कांग्रेस की, तो विपक्ष का नेता बनेगा नहीं। अब की बात थोड़ा सा प्रतिशत कांग्रेस का बढ़ा है, और कांग्रेस का बढ़ा है क्योंकि कांग्रेस को सीट आई है 99, तो निश्चित रूप से विपक्ष का नेता बना है। और कौन बना है? राहुल गांधी। कौन बना है? राहुल गांधी। आपसे पूछ लें राहुल गांधी चुनाव कहाँ से लड़ते हैं? एक तो लड़ते हैं रायबरेली से, अब की बार 2 जगह से लगे, एक वायनाड केरल से लड़े थे। दोनों सीटों पर इन्होंने जीत प्राप्त की। बाद में एक सीट इन्होंने खारिज करवा दी, वायनाड वाली, और खुद जो रायबरेली वाली है उससे सांसद बने। बाद में इनकी बहन जो प्रियंका गांधी है वो वहाँ से जीत गई है। तो ये सारा जो खेल था। अच्छा, एक क्वेश्चन और रह गया इसमें, देखिए क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ऐसा कौन सा सांसद था जो लगातार 8वीं बार सांसद बना है? लगातार 8वीं बार, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार लगातार 8वीं बार सांसद बने, इसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, इस जानकारी के लिए आप इसको पढ़ते रहें, देखते रहें, निश्चित रूप से आपके काम की चीज़ है। थैंक यू, धन्यवाद।